बेटा, कुछ कागजात ऐसे होते हैं जो सोए रहे तो सबका भला। तुम अपने बाप से पूछो। बाप से? बाप तो 3 जमीन के पीछे पागल है। काका, सच बताओ, क्या वो जमीन पहले से किसी और के नाम है रजिस्ट्री में? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में बरसात के बाद की सुबह थी। हवा में मिट्टी की वो सौंधी महक थी जो गांव के आदमी को दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा प्यारी लगती है। मुर्गे बाग दे चुके थे, मवेशी बाहर निकल चुके थे और धनपुरा के खेत फिर से जाग उठे थे। नरवीर सिंह अपने बड़े खेत के किनारे मेड़ पर खड़ा था, नजर नीचे वाले खेत पर, जहां उसका छोटा भाई देवकांत बैलों के साथ हल चला रहा था। नरवीर सिंह कब से वहां खड़ा था ये कोई नहीं जानता, पर उसकी आंखें उस बीच बीघा जमीन पर टिकी थी जो बाबूजी के मरने के बाद से किसी के नाम नहीं हुई थी। ए देवकांत, अरे ओ देवकांत, ऊपर आ जरा, बात करनी है तुझसे। देवकांत ने हल रोका, बैलों की थपकी दी, माथे पर पसीना था और पाँव में मिट्टी। क्या हुआ भैया? अभी तो बीज डाले हैं, दूसरी तरफ का काम बाकी है, दोपहर होने से पहले खत्म करना था। बाप की जो पुरानी 5 बीघा जमीन है, वो नीचे वाली, उसका बंटवारा होना चाहिए। अब बहुत साल हो गए तुम अकेले काम करते हो उसमें, मेरा हिस्सा कहाँ गया? भैया, माँ जब तक जिए तब तक 3 जमीन उनके नाम रहे। ये बात तो बाबूजी कह गए थे अपने मुंह से, तुम भी सुने थे। बाबूजी कह गए थे, बाबूजी कह गए थे, वो मर गए 20 साल पहले, 20 साल। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरे हिस्से की है वो मुझे चाहिए। हाँ, बड़ा बेटा हूँ मैं इस घर का। भैया, माँ जिंदा है, उनसे बात करो। नरवीर मुंह फेर कर चला गया। देवकांत कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने एक बार उस 5 बीघा की तरफ देखा, फिर नीचे उतर गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, न गुस्सा न डर, बस एक जानकारी जो वो अभी बाहर नहीं निकालना चाहता था। देवकांत को उस जमीन के बारे में कुछ ऐसा पता था जो नरवीर नहीं जानता। आखिर वो क्यों नहीं बोल रहा? अगली सुबह निकलने के बाद रमजानो देवी पुरानी चारपाई पर थी। उनके बाल पूरे सफेद थे, हाथ कांपते थे, पर आंखें अभी भी तेज थीं। उन आंखों में वो तजुर्बा था जो सिर्फ उन माओं के पास होता है जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ छुपाया हो। उनके सामने कुसुमलता आकर बैठ गई, मीठी मुस्कान लिए। सासू माँ, वो देवकांत की लड़की मुन्नी शहर में आई है ना, कहती है बड़ी पढ़ी लिखी हो गई है, पर वो जो लेकर आई है उसमें कोई राज लगती है हमको। राज हर कोई लाता है बहू, तुम भी लाई थी जब आई थी। कुसुमलता थोड़ी सपक आई। इस जवाब का उसे उम्मीद नहीं था, पर वो औरत थी जो बात का रास्ता बदलना जानती थी। माँ जी, वो नीचे वाली 5 बीघा वो तो हमारे आदमी के नाम होनी चाहिए ना, बड़े बेटे हैं वो, नरवीर जी ने भी कहा था। वो जमीन किसके नाम है ये बात मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए। अब जाओ रोटी बनाओ। कुसुमलता उठी, पर जाते जाते उसने रमजानो देवी को देखा। बुढ़िया की आंखों में एक पल को कुछ कांपा था, कोई पुरानी बात, कोई दबा हुआ भय। कुसुमलता ने वो देखा पर समझ नहीं पाई। कुछ तो जरूर है, बुढ़िया जानती है कुछ तो, नहीं तो इतनी घबराती क्यों? शाम होते होते धनपुरा के मर्द चाय की दुकान पर जमा हो जाते थे। ये दुकान गांव का अखबार था। यहाँ जो कानाफूसी होती थी वो अगले दिन सारे गांव में फैल जाती थी। फतेहलाल पटवारी भी वहाँ बैठा था, अकेला, जैसे किसी सोच में डूबा हो। बिरजू लड़खड़ाता हुआ आया, उसके बेंच पर बैठ गया। फतेहलाल काका, एक बात पूछूं, सच बताओगे? क्या हुआ बेटा, कहाँ से आ रहे हो इस हालत में? वो छोड़ो काका, ये बताओ, हमारे दादाजी की 5 बीघा जमीन वो असल में किसके नाम है रजिस्ट्री में? बाबा कहते हैं उनकी है, चाचा कुछ नहीं कहते, सच क्या है? आंखें दुकान की दरवाजे की तरफ गईं, जैसे देख रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। बेटा, कुछ कागजात ऐसे होते हैं जो सोए रहे तो सबका भला। तुम अपने बाप से पूछो। बाप से? बाप तो 3 जमीन के पीछे पागल है। काका, सच बताओ,
क्या वो जमीन पहले से किसी और के नाम है रजिस्ट्री में? फतेलाल उठ गए, पैसे दुकानदार को दे दिए। एक बार बिरजू को देखा, उस नजर से जिसमें दया थी पर जवाब नहीं, और बिना एक शब्द बोले चले गए। बिरजू देखता रहा, उसके मन में एक विचार उमड़ा। फतेलाल जानता है कि उस जमीन की रजिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो पूरे परिवार को हिला देगा, लेकिन वो चुप क्यों है और किसका डर? रात के खाने के बाद चंपाकली अपनी बेटी मुन्नी के कमरे में गई। मुन्नी शहर से 10 दिन पहले लौटी थी, पर आने के बाद से वो कुछ बदली बदली सी थी। चंपाकली ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मुन्नी, मुन्नी बेटा, दूध रखा है, ठंडा होने से पहले पी लो। आ रही हूँ अम्मा, थोड़ी देर में। चंपाकली ने दरवाजा खोला। मुन्नी ने झटपट कुछ अपने पीछे छुपाया, पर चंपाकली की आंखें तेज थी। उसने देखा एक पुरानी डायरी थी, पीली पड़ी हुई। वो क्या था बेटा? कुछ नहीं अम्मा, कॉलेज का नोट्स है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। चंपाकली गई नहीं। उसने दरवाजा बंद किया और बेटी के पास बैठ गई। मुन्नी, वो नाना जी की डायरी है ना? मुन्नी के हाथ कांपे। उसमें माँ को देखा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ही तुम्हारी नानी को कहा था कि जब वक्त आए तो वो तुम्हें दे दे। तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझोगी। अम्मा, तुम तो सब जानती थी, इस डायरी में जो लिखा है वो सब। हाँ बेटा, जानती थी, पर वक्त आने से पहले बताना ठीक नहीं था। माँ बेटी कुछ देर चुप रही। बाहर झिंगुर बोल रहे थे। दूर कहीं कुत्ता भौंका। अम्मा, इसमें लिखा है कि नीचे वाली 5 बीघा जमीन बाबा के नाम है। दादाजी ने रजिस्ट्री कराई थी, ताऊ जी को पता नहीं है। और इसमें एक और बात लिखी है। वो कुछ और बात? अभी मत बोलो, वक्त आने पर सामने आएगा। बिरजू घर के पिछवाड़े में बैठा था। चांद आधा था, रोशनी कम थी। वो सोच रहा था या सोचने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया वो रात जब उसने बाप की बातें सुनी थी, अनजाने में। 6 महीने पहले की रात। बिरजू चारपाई पर लेटा था, आंखें बंद थी। नरवीर और कुसुमलता खिड़की के पास बातें कर रहे थे। धीरे पर घर के सन्नाटे में सुनाई दे रहा था। देवकांत के नाम है वो जमीन, मुझे पक्की खबर मिली है। फतेलाल कागज रखे हुए हैं। तो अब क्या करोगे जी? पंचायत में ले जाऊंगा, कहूंगा बंटवारा नहीं हुआ। देवकांत दब जाएगा, वो कभी लड़ता नहीं। और फतेलाल, उसको दबाने का तरीका मुझे पता है। बिरजू ने आंखें खोली नहीं, पर सब सुना। आज का दिन। पिछवाड़े में बैठे बिरजू ने एक लंबी सांस ली। उसी वक्त मुन्नी बाहर आई। मुन्नी, रुको। क्या है बिरजू भैया, इतनी रात को? एक बात बतानी है। तुम चाचा जी की बेटी हो और ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मेरे बाबा, वो कुछ करने वाले हैं जो ठीक नहीं है। उसने बिरजू को ध्यान से सुना। मेरे बाबा पंचायत में मामला ले जाएंगे, कहेंगे कि जमीन पर बंटवारा नहीं हुआ और फतेलाल काका को दबाने की सोच रखते हैं, जिससे वो कागज न दिखाए। मुन्नी, मेरे चाचा जी ने जिंदगी भर दबकर काम किया, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, तुम चिंता मत करो। पता नहीं मेरे बाबा ऐसे क्यों हो गए, पहले इतने बुरे नहीं थे। मुन्नी के मन में आया, कहे कि इंसान जमीन के लालच में बदल जाता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। 22 साल पहले धनपत सिंह बीमार पड़े थे। बुखार इतना तेज था कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। घर में डर का माहौल था। रमजानो रात भर जागती थी। नरवीर उस समय 2 दिन के लिए शहर गया था किसी काम से। देवकांत घर पर था। वो रोज बाबा के पास बैठता। एक शाम फतेलाल आया। तब वो पटवारी का काम अभी नया नया सीख रहा था। उसे धनपत जी ने खुद बुलाया था। फतेलाल, वो नीचे वाली 5 बीघा मैंने फैसला किया है, देवकांत के नाम होगी, रजिस्ट्री करनी है। पर मालिक, नरवीर बड़े हैं, वो नाराज होंगे। नरवीर मजबूत है, देखभाल कर सकता है अपनी। देवकांत दब जाता है, जिंदगी भर दबता रहा। ये जमीन उसकी ताकत होगी। फतेलाल ने कागज तैयार किए। देवकांत को बुलाया गया। वो कुछ समझ नहीं रहा था। बाबा ने उसका हाथ थामा। बेटा,
ये जमीन तुम्हारी है, पर एक बात याद रखना, भाई है नरवीर, चाहे जो हो जाए भाई ही रहेगा। बाबूजी, मैं यह नहीं लूंगा, भैया बड़े हैं। मेरी बात मानो और नरवीर को अभी मत बताना, जब वो तैयार हो तब। रजिस्ट्री हो गई। फतेलाल ने कागज अपने पास रखे। धनपत सिंह 3 हफ्ते बाद चल बसे और वो राज 22 साल तक दफन रहा। आज का दिन। हरखुराम गांव के सबसे उम्रदराज इंसान थे। उनकी आंखें धुंधली हो चली थी, पर सुनने की ताकत अभी भी गजब की थी। वो कहते थे आंखें धोखा देती हैं, कान नहीं। वो रोज दोपहर को बरगद के नीचे चारपाई डालकर बैठते थे। आज रामजानो देवी आई, जो आमतौर पर घर से बाहर कम निकलती थी। हरखुराम भैया, नरवीर कुछ करने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करने वाला है? पंचायत बुलाएगा जमीन के लिए, देवकांत को कटघरे में खड़ा करेगा। देवकांत को बता दो रमजानो, जो तुम जानती हो और जो तुमने अभी तक छुपाया है। अगर बता दिया तो नरवीर टूट जाएगा, मेरा बड़ा बेटा है। और अगर नहीं बताया तो देवकांत टूट जाएगा, वो भी तुम्हारा बेटा है। दोनों में से एक को चुनना ही होगा। रमजानो देवी बरगद की छांव में वहीं बैठ गईं। हे भगवान, माँ को ये दिन क्यों दिखाया तूने? हरखुराम ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कुछ दर्द होते हैं जिनमें साथ देने का मतलब सिर्फ पास बैठे रहना होता है। रमजानो देवी का एक ऐसा राज जानती जो नरवीर के बारे में है, जो उसका पूरा घमंड तोड़ देगा। वो राज क्या है? अगली सुबह मुर्गे की आवाज से पहले ही देवकांत खेत पर निकल जाता है। आसमान में अभी लाली थी, कोयल बोल रही थी। देवकांत खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। तभी पीछे से पाँव की आहट आई। मुन्नी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी लिए। बाबा, ये डायरी दादाजी, इसमें जो लिखा है वो पढ़ा मैंने। हाँ बेटा, पढ़ी है। आपको पता है और आपने कुछ नहीं किया। बेटा, कुछ बातें जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है, वक्त खुद बोलता है। बाबा, ताऊजी तुम्हारी जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पंचायत बुलाने वाले हैं और तुम यहाँ बैठे हो। बेटा, भैया को जमीन नहीं चाहिए, उन्हें कुछ और चाहिए जो उन्हें खुद नहीं पता। जब वो सच्चाई सामने आएगी तब तुम समझोगी। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जो माँ जानती है। मुन्नी को समझ नहीं आया, पर उसके बाबा की आंखों में वो भाव था जो तभी आता है जब कोई किसी को माफ कर चुका हो, पहले से, बिना उससे मांगे। देवकांत अपने भाई के बारे में एक ऐसी बात जानता था जो नरवीर खुद भी नहीं जानता, और वो उसे माफ कर चुका था बिना बताए। वो बात क्या थी? 35 साल पहले नरवीर 12 साल का था और देवकांत 10 साल का। उस साल गांव में बड़ी महामारी आई थी। कई बच्चे बीमार पड़े। नरवीर को भी बुखार रहा, इतना तेज कि डॉक्टर ने कह दिया था जीने की उम्मीद कम है। देवकांत छोटा, अनजान, पर भाई से लगाव गजब का था। जब नरवीर को खाना देते थे तो वो खाता नहीं था। देवकांत अपना कटोरा उठाकर ले जाता था और भाई के मुंह के पास रख देता। बेटा तू खा, नरवीर खा लेगा। नहीं, भैया पहले खाएगा, मैं बाद में। 3 दिन देवकांत ने 3 दिन अपना खाना भाई को दिया। खुद भूखा रहा। माँ रोती थी, खिलाने की कोशिश करती, पर देवकांत अड़ा रहा। नरवीर ठीक हो गया। बेटा, तूने भाई की जान बचाई। उस दिन धनपत सिंह ने मन में ठान लिया, देवकांत को जो दे सके देंगे। वो 5 बीघा उसी सोच का नतीजा। आज का दिन सूरज ढलते हुए शाम हो रही थी। नरवीर फतेलाल के घर पहुंचा। उसने नरवीर को देखा और एक पल को झिझका। फतेलाल, बात करनी है अकेले में। फतेलाल ने दरवाजा बंद किया। दोनों बैठे। कल पंचायत है, तुम जानते हो उस जमीन के बारे में, पर मैं चाहता हूँ कल तुम कुछ मत बोलो, बस चुप रहो। नरवीर भैया, मैं चुप रहूंगा तो झूठ होगा। झूठ नहीं, बस चुप्पी। कागज किसी ने मांगे नहीं, तुम निकालो मत। फतेलाल ने एक लंबी सांस ली। भैया, 22 साल से मैंने वो कागज दबा कर रखे हैं,
धनपत जी की आत्मा रोज मुझसे हिसाब मांगती है, अब और नहीं। फतेलाल, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हो? हाँ भैया, समझ रहा हूँ, और इसीलिए कल पंचायत में सच बोलूंगा। नरवीर एक पल रुका। फतेलाल की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था। एक फैसला। नरवीर बिना कुछ बोले चला गया। अगले दिन पूरा धनपुरा जमा हुआ था। बूढ़ा बड़ा बरगद, उसी के नीचे पंचायत होती थी। पंच बैठे थे, बीच में पंच प्रधान जगत राम उम्रदराज धीर गंभीर नरवीर की तरफ था। कुसुमलता पास में गर्व से अकड़ी हुई। देवकांत दूसरी तरफ अकेला और शांत। चंपाकली पीछे खड़ी थी। मुन्नी और बिरजू और भी पीछे एक दूसरे के पास। पंच भाइयों, हमारे बाबूजी धनपत सिंह की जो 5 बीघा जमीन है वो आज तक न बटी न किसी के नाम हुई। देवकांत उसमें अकेले खेती कर रहा है। मेरा हिस्सा कहाँ गया? मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरा हक है उस जमीन पर। भीड़ में खुसफुसाहट हुई। देवकांत, है तुम्हारा क्या कहना है? देवकांत ने एक बार फतेलाल की तरफ देखा। फतेलाल एक कोने में था, हाथ में एक पुराना लिफाफा। उनकी आंखें मिली। पंच जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर पहले फतेलाल काका को सुनिए। भीड़ हैरान। नरवीर की भवें तन हो गई। पंच जी, माफ करना, मुझे कुछ कहना है जो मैंने बहुत साल छुपाया। पूरी पंचायत खामोश हो गई। वो 5 बीघा जमीन 22 साल पहले धनपत सिंह जी ने मेरे सामने अपने हाथ से देवकांत के नाम रजिस्ट्री कराई थी। मैं गवाह था। ये कागज मेरे पास है। इन पर धनपत जी के दस्तखत है और सरकारी मोहर भी। फतेलाल ने कागज पंच प्रधान की तरफ बढ़ाए। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। नरवीर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। झूठ है, ये झूठ है। फतेलाल ने मिलकर कागज बनाए होंगे। नरवीर भैया, इस कागज पर तहसीलदार की भी सील है। तुम चाहो तो तहसील जाकर जांच करवा लो। पंच प्रधान जगत राम ने कागज देखे, फिर उन्होंने नरवीर को देखा, फिर देवकांत को। ये कागज असली लगता है। पंचायत का फैसला है, वो 5 बीघा जमीन देवकांत सिंह की है। क्या हो गया? ये सब क्या था? तुमने कहा था हो जाएगा। नरवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भीड़ में देवकांत को देखा। देवकांत उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो जमीन की तरफ देख रहा था, जैसे जमीन से कुछ पूछ रहा हो। भीड़ छट गई। नरवीर बरगद के पीछे बैठ गया। कुसुमलता चली गई थी गुस्से में। पहली बार उसे लगा उसकी जिंदगी में कितना खालीपन था। पीछे से रामचनो देवी आई, लाठी लेकर धीरे धीरे। नरवीर। माँ, तुम भी जानती थी और मुझे नहीं बताया। हाँ बेटा, जानती थी। और अब एक बात और बताऊंगी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। नरवीर रुक गया, मुड़ा। जब तुम 12 साल के थे, बड़ी बीमारी हुई थी। डॉक्टर ने कह दिया बच्चे की उम्मीद नहीं है। 3 दिन तक देवकांत, तब 10 साल का था, उसने अपना खाना तुम्हें दिया, खुद भूखा रहा 3 दिन। नरवीर की आंखें फट गईं। तुम्हारे बाबूजी ने उस दिन कसम खाई थी, देवकांत को जो दे सके देंगे। वो 5 बीघा उसी कसम का हिस्सा थी। और ये बात हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें डर था कि तुम इसे एहसान मानोगे, और एहसान का बोझ ढोना वो बहुत भारी होता है। माँ, मैं पूरी जिंदगी उससे लड़ता रहा और वो मेरे लिए भूखा रहा। बेटा, तू बड़ा था, वो छोटा था, पर उसने बड़े का काम किया। अब तुझे बड़े का काम करना है। सूरज पश्चिम में ढल रहा था। खेतों पर नारंगी रोशनी थी। देवकांत अकेला था। उसने जानबूझकर किसी को अपने साथ नहीं रखा। वो उस 5 बीघा जमीन की मेड़ पर बैठा था। पीछे से कदमों की आवाज आई, भारी धीमी। देवकांत ने मुड़कर देखा। नरवीर था, अकेला, बिना लाठी के, बिना कुसुमलता के, जो शायद पहली बार बिना किसी ढाल के आया था। नरवीर मेड़ पर चढ़ा, देवकांत के पास आया, खड़ा रहा। देवकांत ने जगह बनाई, बिना कुछ कहे। नरवीर बैठ गया। दोनों भाई खेत को देखने लगे। मिट्टी की महक थी। दूर कहीं बैल की घंटी बज रही थी। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। देवकांत, मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। जिंदगी भर
माफ करोगे? देवकांत ने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में जिनमें न जीत थी, न हार, न शिकायत, बस एक भाई था जो इंतजार करते करते थक गया था पर रुका नहीं था। भैया, तुम मेरे भाई हो, माफी की जरूरत नहीं। ये खेत हम दोनों का है। बाबूजी ने मेरे नाम किया था, पर मैंने कभी तुम्हें इससे अलग नहीं माना। देवकांत, उस बचपन की बात माँ ने बताई। तुमने 3 दिन भूखे रहकर। भैया, मैं 9-10 साल का था, मुझे याद भी नहीं। पर मुझे याद रहेगा, अब याद रहेगा। दोनों भाई वहीं बैठे रहे। सूरज डूब गया, अंधेरा आया पर दोनों उठे नहीं। दूर मेड़ के उस पार मुन्नी और बिरजू खड़े थे, एक दूसरे के बराबर। मुन्नी, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे? लोग तब ठीक होते हैं भैया जब वो टूटते हैं, टूटने के बाद ही जुड़ते हैं। तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊंगा। हाँ भैया, हो जाएगा। रात को देवकांत घर लौटा। चंपाकली रसोई में थी। देवकांत ने दरवाजे पर रुककर उसे देखा। पीठ उसकी तरफ थी, वो रोटी बेल रही थी। देवकांत कुछ देर चुप खड़ा रहा। चंपा, आ गए, खाना तैयार है। एक बात पूछूं? पूछो। मुन्नी को डायरी तुमने दिलवाई थी नानी के जरिए, क्यों? मैं जानती थी कि तुम सच जानते हो, और मैं जानती थी कि तुम खुद नहीं बोलोगे क्योंकि तुम भाई को चोट नहीं देना चाहते, पर सच को दबाए रखना भी ठीक नहीं था। इसलिए मैंने मुन्नी को डायरी दिलाई जिसे सच बाहर आए, पर तुम्हारे मुंह से नहीं। तो ये तुम्हारी चाल थी? माँ की नहीं होती चालें, बस वक्त का इंतजार होता है। देवकांत हंसा, सच्ची हंसी शायद महीनों में पहली बार। उस साल धनपुरा में फसल खूब हुई। नरवीर और देवकांत दोनों ने साथ मिलकर उस 5 बीघा जमीन में बीज डाले। हरखुराम बुजुर्ग बरगद के नीचे बैठे थे। पास में रामजानो देवी गुजरी। सब ठीक हुआ ना रमजानो? हाँ भैया, सब ठीक हुआ। सच हमेशा जीतता है रमजानो, देर से ही सही। रामजनी देवी आगे चली गई। उनके कदम पहले से हल्के थे। जमीन हमारी थी, हम उसके नहीं। भाई था हमारा, हम उसके थे।